नमस्ते, टून वर्ल्ड में आपका स्वागत है। इस चिलचिलाती धूप में मुझसे अब और नहीं चला जा रहा है। माँ जी प्लीज रुक जाइए, अगर मैं एक और कदम चली तो मैं बेहोश हो जाऊंगी। रानी हाथ में पोटली लिए अपने ससुराल वालों के साथ कड़ी धूप में कहीं जा रही थी। उसके साथ उसके एक जेठानी और 3 देवरानियां, सास ससुर और 5 के पति भी हाथ में पोटली लिए चल रहे थे कि तभी मेरा भी वही हाल है, मुझे बहुत प्यास लगी है। विराट जी, क्या हमारे पास पानी है? नहीं अंजलि, पानी खत्म हो गया है। हे भगवान, इतनी कड़ी धूप, ऊपर से पीने के लिए पानी भी नहीं है। आखिर हम लोग अपने ठिकाने पर कब पहुँचेंगे? आखिर ये 5 बहू इतनी कड़ी धूप में रास्ते में क्यों भटक रही हैं? उनकी पोटली में क्या है और ये किस ठिकाने की बात कर रही हैं? जानने के लिए हमें कुछ दिन पीछे जाना होगा। भैंस की आंख, पता नहीं माँ जी कब तक हम 5 बहू को दरवाजे पर खड़ा रखेंगी। इस शादी के जोड़े में तो मुझे हद से ज्यादा गर्मी लग रही है। रात के 8 बज रहे थे। 5 बहू अपने ससुराल की दहलीज पर खड़ी होकर गृह प्रवेश का इंतजार कर रही थी। तभी उनके सास मोहिनी अपनी 5 बहुओं की आरती उतारती हैं। बहू, तुम 5 दाहिने पैर से कलश गिराकर घर के अंदर प्रवेश करो। 5 बहू चावल का कलश गिराकर घर के अंदर जाती हैं। ये घर तो कितना छोटा है और ये भट्टी की तरह तप रहा है। क्या हमें इतनी गर्मी में रहना पड़ेगा? आखिर इस गांव में इतनी गर्मी क्यों है? हमारे गांव में इतनी गर्मी नहीं होती थी। माँ जी, मुझे बहुत प्यास लगी है, क्या मुझे पानी मिलेगा? माँ जी, मुझे भी प्यास लगी है। रुको बहू, मैं तुम सभी के लिए पानी ले आती हूँ, तुम सभी को प्यास लगी होगी। मोहिनी मिट्टी के घड़े से पानी निकालकर 5 गिलास में 5 बहू को पानी पीने के लिए देती है। ये क्या माँ जी, इतने पानी में तो ठीक से गला भी नहीं भीगेगा। मुझे सच में बहुत ज्यादा प्यास लगी है। हाँ माँ जी, मुझे भी कुछ समझ नहीं आया। एक तो आपने इतना कम पानी दिया है, ऊपर से इतना गर्म पानी, इसे हम लोग कैसे पियेंगे? मैं जानती हूँ बहू कि तुझे बहुत प्यास लगी है, लेकिन क्या करूँ, हमारे गांव में सारा कुआं सूख गया है। सिर्फ एक कुआं बचा है और उसमें भी पेंदी तक पानी है। इसीलिए हम लोग थोड़ा थोड़ा पानी पीकर काम चला रहे हैं। और यहाँ इतनी गर्मी है कि पानी रखे रखे गर्म हो जा रहा है। मोहिनी की बात सुनकर 5 बहू परेशान हो जाती हैं। 5 बहू को परेशान देखकर मोहिनी माहौल को हल्का करने के लिए औपचारिक मुस्कान के साथ कहती है, बहू, रात काफी हो गई है, तुम लोग भी थक गई होगी। एक काम करो, कपड़े बदल कर खाना खाकर सो जाओ। वैसे भी कल सुबह तुम 5 की पहली रसोई है। मोहिनी के कहने पर 5 बहुएं कपड़े बदल कर खाना खाती हैं और फिर सभी सो जाते हैं। अगली सुबह, माँ जी, नहाने का पानी कहाँ है? मुझे नहाकर अपनी पहली रसोई करनी है। बहू, नहाने का पानी तो नहीं है, कल मैंने बताया था ना, यहाँ पानी की काफी कमी है। माँ जी, क्या मैं बिना नहाए अपनी पहली रसोई करूँ? हाँ बहू, तू बिना नहाए पहली रसोई कर ले। मुझे पता है पहली रसोई नहाने के बाद की जाती है, लेकिन अब यहाँ पानी की इतनी दिक्कत है तो क्या कर सकते हैं। नहीं माँ जी, बिना नहाए पहली रसोई कैसे करूँ? मेरा मन नहीं मान रहा है। नैना बिल्कुल सही कह रही है, ऐसे तो मेरा भी मन नहीं मान रहा है। अगर तुम लोगों को नहाकर ही पहली रसोई करनी है तो रुको, मैं तुम 5 के पति को कुएं से पानी लाने के लिए भेजती हूँ। 5 बहू के पति पानी लेने के लिए कुएं के पास जाते हैं। अरे ये क्या, पानी तो बहुत नीचे है। यहाँ से पानी निकालने के लिए तो हमें रस्सी को बड़ा करना पड़ेगा। मुझे लग ही रहा था भैया ऐसा कुछ होगा, इसीलिए तो मैं अपने साथ रस्सी लेकर आया हूँ। अच्छा किया विराट, तू रस्सी ले आया, वरना तो हमें फिर घर जाकर रस्सी लाना पड़ता। राघव और विराट मिलकर कुएं की बाल्टी की रस्सी में अपनी रस्सी बांधकर उसे बड़ा करते हैं और फिर जैसे तैसे कुएं से पानी भरते हैं। जब वो पानी भरकर घर पहुंचते हैं तब, आप लोगों ने तो सिर्फ 3 बाल्टी पानी लाया है, जबकि हम तो 5 हैं। अरे शुक्र मनाओ, आप लोगों को नहाने के लिए 3 बाल्टी पानी मिल गई। कुछ दिन बाद तो वो भी नहीं मिलेगी। क्या बात है बेटा, ऐसा क्यों बोल रहा है तू? माँ, कुएं का पानी बहुत नीचे चला गया है। हम लोग बड़ी मुश्किल से 3 बाल्टी पानी लेकर आए हैं। 3 बाल्टी पानी में 5 बहुएं जैसे तैसे करके नहाती हैं और अपनी पहली रसोई के लिए तैयार हो जाती हैं। 5 बहू मोहिनी के पास आकर, माँ जी, आज हमारी पहली रसोई है, तो बताइए आज हम खाने में आप लोगों के लिए क्या बनाएं? माँ जी, मैं मटर की पूरी और पनीर की सब्जी बहुत टेस्टी बनाती हूँ। माँ जी, मैं बिरयानी बहुत अच्छा बनाती हूँ। मोहिनी अंजलि की बात बीच में काटते हुए कहती है, मुझे यकीन है मेरी 5 बहू एक से बढ़कर एक खाना बनाती होंगी, लेकिन बहू तुम्हारे ससुराल में पानी की दिक्कत है, तो मैं चाहती हूँ कि तुम 5 अलग अलग खाना ना बनाकर एक साथ कोई खाना बनाओ, ताकि ज्यादा पानी खर्च ना हो, और मीठे में खीर बना लेना। अच्छा ठीक है माँ जी। 5 बहू आपस में बात करती हैं। थोड़ी बहुत बात करने के बाद, माँ जी, हम 5 ने तय किया है कि हम लोग अपनी पहली रसोई में सबके लिए पनीर बिरयानी बनाएंगे, मीठे में खीर बनाएंगे, जैसा आपने कहा।
अंजलि पनीर को छोटी छोटी टुकड़ों में काटती है। नैना चावल को पानी से अच्छे से धोती है। पायल और रानी सब्जियों को धोकर उसे काटती हैं और प्रीति बिरयानी बनाती है। पांचों बहू साथ मिलकर काफी जल्दी अपनी पहली रसोई का खाना बना लेती है और पांचों मिलकर खीर भी बना देती है। जब सभी खीर खाते हैं तब अरे मोहिनी, हमारी पांचों बहू तो अन्नपूर्णा का रूप है। इन पांचों ने कितना स्वादिष्ट खाना बनाया है, वो भी इतने कम पानी में। सच में खाना खाकर तो मजा आ गया। बहू, तुम्हारे ससुर जी बिल्कुल सही कह रहे हैं, खाना सच में बहुत अच्छा बना है। पांचों बहुओं के हाथ का खाना खाने के बाद सभी परिवार वाले उन्हें नेक देते हैं। पांचों बहू खुशी खुशी अपना नेक लेती हैं। ऐसे ही दिन गुजरते हैं। पांचों बहू की शादी को 1 हफ्ता हो गया था। एक दिन, बहू, तुम पांचों अच्छे से तैयार हो जाओ। क्यों माँ जी, हमें कहीं जाना है क्या? हाँ बहू, मैं तुम पांचों को अपनी सहेलियों से मिलवाना चाहती हूँ। ऐसी बात है माँ जी, तो आप उन लोगों को घर क्यों नहीं बुला लेती? हम उन्हें कुछ अच्छा बनाकर खिला देंगे। बहू, तुम्हारे सवाल में ही तो जवाब है। अगर तुम कुछ बनाओगी तो उसमें पानी खर्च होगा, और अभी हमारे पीने के लिए पानी काफी नहीं है, तो हम दूसरों को कैसे पिलाएंगे? माँ जी, आपने तो सच में बहुत दूर का सोच लिया। प्रीति की बात सुनकर बाकी की बहुएं और मोहिनी सभी हंसने लगती हैं। पांचों बहू अच्छे से तैयार होकर अपनी सास की सहेलियों से मिलने के लिए अपनी सास के साथ जाती हैं। रास्ते में कुछ पड़ोसी औरतें आपस में बात कर रही थीं। पानी की परेशानी तो दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। मेरे घर वाले तो सोच रहे हैं कि हम लोग गांव छोड़कर दूसरे गांव चले जाएं। राधा, तुम लोग अभी भी गांव छोड़ने के बारे में सोच रही हो? मेरे परिवार वाले परसों तक गांव छोड़ देंगे। सच में पानी की दिक्कत बहुत ज्यादा बढ़ गई है। अब तो गांव वाले भी गांव छोड़कर दूसरे गांव जा रहे हैं। इसके अलावा दूसरा कोई चारा भी तो नहीं है। पानी के बिना कोई कितने दिन गुजर कर सकता है? माँ जी, मुझे तो लगता है कि हमें भी गांव छोड़कर दूसरे गांव जाना चाहिए। नैना बहू, क्या तुम्हें अभी से हवा लग गई है? ये कैसी बातें कर रही हो तुम? हम लोग अपना पुश्तैनी घर छोड़कर कहाँ जाएंगे? दूसरों की बात सुनकर दिमाग ज्यादा चलाने की जरूरत नहीं है। अभी जहाँ जा रही हो वहाँ चलो। मोहिनी को गुस्से में देखकर कोई कुछ नहीं कहता है। कुछ देर में मोहिनी अपनी पहली सहेली के घर पहुंचती है। अरे ये क्या, यहाँ तो ताला लगा हुआ है। शायद मेरी सहेली कहीं घूमने गई है। कोई बात नहीं, चलो मैं तुम लोगों को अपनी दूसरी सहेली के घर लेकर चलती हूँ। मोहिनी अपनी पांचों बहू को अपनी दूसरी सहेली के घर लेकर जाती है, लेकिन वो भी बंद होता है। अचानक ये दोनों बिना बताए गई कहाँ? कोई बात नहीं माँ जी, आप परेशान मत होइए। आपने कहा था ना कि आपकी 3 सहेलियां हैं, तो हम लोग उनके घर जाते हैं। हाँ बहू, तू बिल्कुल सही कह रही है। चल, मैं तुझे कौशल्या के घर लेकर चलती हूँ। मोहिनी अपनी पांचों बहू को कौशल्या के घर लेकर जाती है। कौशल्या घर पर थी। मोहिनी, तू यहाँ? मुझे तो लगा 5 बेटों की शादी के बाद तू हम लोगों को भूल ही जाएगी। अरे भूल तो तुम लोग गई हो मुझे। उषा और लता तो पता नहीं घर बंद करके कहाँ चली गई। क्या तुझे नहीं पता? उषा और लता तो गांव छोड़कर दूसरे गांव चली गई हैं। और अगर तू एक दिन भी लेट होती तो शायद मैं भी तुझे घर पर नहीं मिलती, क्योंकि हम लोग भी आज शाम को गांव छोड़कर पड़ोस वाले गांव जा रहे हैं। कौशल्या की बात सुनकर मोहिनी को बहुत बड़ा झटका लगता है। क्या तू सच कह रही है कौशल्या? लता और उषा ने गांव छोड़ दिया है और तुम भी गांव छोड़कर जाने वाली हो? लेकिन क्यों? क्या तुझे याद नहीं इस गांव में हमारा बचपन बीता है? इतना कहते हुए मोहिनी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। कौशल्या मोहिनी को संभालती है। मोहिनी, तू तो जानती है हमारे गांव में पानी की कितनी दिक्कत हो रही है, और जो आखिरी कुआं था वो भी लगभग सूख गया है। मैं तो कहती हूँ कि तुम भी अपने परिवार के साथ किसी और जगह पर चली जाओ। कौशल्या की बात सही थी, इसलिए मोहिनी उसे कुछ कहती नहीं है और अपनी सहेली से थोड़ी देर गप्पे मारने के बाद अपने घर आ जाती है। ऐसे 1-2 दिन और गुजरते हैं। कुएं का पानी पूरी तरह सूख गया होता है। माँ जी, अब तो खाना बनाने के लिए भी पानी खत्म हो गया है। माँ जी, बिना पानी के हम लोग कैसे रहेंगे? मुझे लगता है कि हम लोगों को भी आपकी 3 सहेलियां लता, उषा और कौशल्या आंटी की तरह दूसरे गांव चले जाना चाहिए। मुझे भी लग रहा है कि नैना बिल्कुल सही कह रही है। ऐसे हम लोग ज्यादा दिनों तक इस गांव में नहीं रह सकते। हमें अपना ठिकाना कहीं और देखना ही पड़ेगा। माँ, मुझे लगता है ये लोग सही कह रही हैं। आज मैंने खुद देखा कि कुआं पूरी तरह से सूख गया है। ऐसे हालत में हम लोग 2 दिन भी इस गांव में नहीं रह पाएंगे। प्यास से हमारी जान चली जाएगी। मुझे लगता है शिवाय बिल्कुल सही कह रहा है। अब हम लोगों को भी गांव छोड़कर दूसरे गांव चले जाना चाहिए। मोहिनी, मैं जानता हूँ तुम्हें ये गांव कितना पसंद है, लेकिन अभी जैसे हालात हैं उसमें हमें अपनी जान बचाने के लिए किसी दूसरी जगह तो जाना ही पड़ेगा। मोहिनी को पता था कि गांव छोड़कर जाने के अलावा उनके पास इस मुसीबत से बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं है। अपने गांव के मोह की वजह से उसे गांव छोड़ने में इतनी दिक्कत हो रही थी। रमेश जी, अगर मैं आपकी बात मान भी लूं तो हम लोग कहाँ जाएंगे? कहाँ जाकर रहेंगे? भाग्यवान मेरा पुराना दोस्त घनश्याम है ना, हम लोग उसके घर जाकर रहेंगे। मैंने सुना है पास के गांव में उसका बहुत बड़ा बंगला है।
वो हमें अपने घर में सहारा जरूर देगा। वो मेरा बचपन का लंगोटिया यार है। अगर आपने सब कुछ सोच लिया है तो फिर अब देरी क्यों करना। चलिए हम लोग भी कल के कल गांव छोड़कर चलते हैं। पांचों बहू तुम लोग अपनी जरूरत का सारा सामान बांध लो और आप लोग भी अपने औजार को अपने पास रख लीजिए। मोहिनी की बात सुनकर पांचों बहू अपना सामान बांध लेती हैं और अपने साथ जरूरत की चीजें भर लेती हैं। अगले दिन पांचों बहू अपने ससुराल वालों के साथ सुबह सुबह अपना गांव छोड़कर निकल जाती हैं। सुबह ज्यादा धूप नहीं थी तो वो लोग हंसते मुस्कुराते हुए घनश्याम के घर के लिए निकल जाती हैं। हम लोग तो धूप से बचने के लिए सुबह सुबह निकल गए, बस किसी तरह जल्दी से दूसरे गांव पहुंच जाएं तो अच्छा होगा। रानी के ससुराल वाले यही सोचकर सुबह सुबह घनश्याम के घर जाने के लिए निकले थे, लेकिन सुबह के 10 बजे ही सूरज देवता तेजी से चमकने लगते हैं और सभी की हालत चलते चलते खराब हो जाती है। इस चिलचिलाती धूप में मुझसे अब और चला नहीं जा रहा। माँ जी प्लीज रुक जाइए, अगर मैं एक और कदम चली तो मैं बेहोश हो जाऊंगी। रानी और उसका पूरा परिवार अपने हाथ में अपना जरूरी सामान लेकर चल रहे होते हैं कि तभी अंजलि को प्यास लग जाती है। अंजलि और उसके परिवार के पास पीने के लिए थोड़ा सा भी पानी नहीं था। चल तो मैं भी नहीं पा रही हूँ। एक काम करते हैं, हम लोग उस पेड़ के नीचे थोड़ा आराम कर लेते हैं। थोड़ी देर आराम करने के बाद घनश्याम के घर चले जाएंगे। सही कह रही हो, भाग्यवान तुम। मोहिनी, रमेश और उनके पांचों बेटे और बहुएं पेड़ के नीचे थोड़ा आराम करने के लिए बैठ जाते हैं। थोड़ी देर बैठने के बाद, माँ मुझे लगता है अब हमें घनश्याम चाचा के घर के लिए निकलना चाहिए। अगर हम लोग दोपहर तक भी उनके घर पहुंच गए तो हमें आराम करने के ज्यादा टाइम मिलेगा। निहाल बिल्कुल सही कह रहा है, यहाँ आराम करते रहने से कुछ नहीं होगा, हमें थोड़ी हिम्मत करनी पड़ेगी। निहाल और अयान के समझाने पर मोहिनी और पांचों बहू फिर से कमर कस के घनश्याम के घर की तरफ जाने लगती हैं। करीब 2 किलोमीटर चलने के बाद घनश्याम का घर आ जाता है। लो, आ गया मेरे दोस्त का घर। अब हम लोगों को भटकने की कोई जरूरत नहीं है। हम लोग अब आराम से पानी भी पी सकते हैं और यहाँ रह भी सकते हैं। इतना कहकर रमेश बंगले के अंदर जाने लगते हैं। तभी बंगले की देखभाल करने वाला गार्ड रमेश को दरवाजे पर ही रोक देता है। अरे भाई, कहाँ जा रहे हो? कुछ पता भी है किसका बंगला है? अरे भाई, ये मेरे दोस्त का बंगला है, मुझे अंदर जाने दो, मुझे उससे मिलना है। नहीं, आप अंदर नहीं जा सकते। गार्ड के मना करने पर रमेश और गार्ड में थोड़ी बहस छिड़ जाती है, जिसे सुनकर घनश्याम बाहर आता है। अरे ये तो रमेश है, मेरे बचपन का दोस्त। अरे गार्ड, तुम इन्हें अंदर क्यों नहीं आने दे रहे थे? अरे वो मुझे पता नहीं था सर कि ये आपके दोस्त हैं। ये लोग मुझे गांव के लग रहे थे, इसलिए मैंने इन्हें अंदर जाने से रोका। अरे तुम्हारा दिमाग खराब हो गया क्या? आज के बाद ऐसा मत करना। घनश्याम गार्ड को थोड़ी डांट लगाने लगता है। तभी रमेश बीच में आ जाता है और घनश्याम को गार्ड को डांटने से मना करता है। अरे भाई, कैसे आना हुआ? तेरे साथ तो भाभी जी, बच्चे और उनकी पत्नियां भी आए हैं। ऐसे अचानक यहाँ हाथ में सामान लेकर कोई दिक्कत आ गई है क्या? घनश्याम रमेश से अचानक उसके घर आने की वजह पूछता है तो रमेश बिना कुछ छुपाए सब बताता है। घनश्याम अपने दोस्त को अपने बंगले में रहने की जगह दे देता है। अरे अब एक दोस्त ही तो दूसरे दोस्त के काम आता है। मेरे बंगले के पीछे नीचे वाले 2 कमरों में तुम लोग आराम से रह सकते हो। देखा, मैंने कहा था ना, मेरा दोस्त हमारी मदद जरूर करेगा। रमेश इतना कहकर जैसे ही अपने परिवार वालों के साथ उसके बंगले के अंदर जाता है, तभी घनश्याम की पत्नी गायत्री अपने कमरे से बाहर आती है। क्या आप लोगों को शर्म नहीं आती? ऐसे बिना बुलाए कोई किसी के घर आता है क्या? और अगर आपके गांव में कुआं सूख गया है तो हम क्या करें? कौन सा हमने धर्मशाला खोल रखा है जो आप इतने बड़े परिवार के साथ हमारे घर चले आए? कृपया इस घर से चले जाइए, यहाँ आप लोगों के रहने के लिए कोई जगह नहीं है। घनश्याम की पत्नी गायत्री इस तरह से रमेश और उसके परिवार वालों की काफी बेइज्जती करती है, जिससे दुखी होकर रमेश अपने परिवार को लेकर घनश्याम के बंगले से चला जाता है। रास्ते में चलते चलते वो एक जंगल की तरफ आ जाते हैं। मुझे बहुत प्यास लगी है, मैं अब बिना पानी पिए और नहीं चल सकती, मैं बेहोश हो जाऊंगी। पायल, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे लिए कहीं से पानी ढूंढ कर लाता हूँ। वैसे भी हम लोग अपने गांव से दूर हैं तो हमें यहाँ पानी मिल सकता है। हम सब साथ में पानी ढूंढने के लिए चलते हैं, शायद इस तरह हम जल्दी पानी ढूंढ लें। पांचों भाई जंगल में पानी ढूंढने के लिए चले जाते हैं और पांचों बहू अपने सास ससुर के साथ पेड़ के नीचे बैठी उनका इंतजार करती हैं। माँ जी, ससुर जी के दोस्त के घर तो हम नहीं रह सकते, अब हम लोग कहाँ जाएंगे? शादी के 1 हफ्ते बाद हमारे सर पर कोई छत नहीं, पता नहीं हम लोग कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे? मुझे तो बड़ी चिंता हो रही है। आप चिंता क्यों कर रही हो? तुम लोग ही तो चाहती थी ना कि हम लोग दूसरे गांव आकर रहें, तो अब झेलो ये सब। माँ जी, अगर हम लोग गांव में रहते तो प्यास से मर जाते, और नैना अब हम लोग घर से बाहर निकल ही चुके हैं, तो हमें चिंता करने की बजाय अपनी परेशानी का कोई समाधान करना चाहिए। ऐसे चिंता करने से कुछ नहीं होगा। रानी बिल्कुल सही कह रही है, मुझे लगता है अगर हम लोग हार ना माने तो हम लोग अपनी जिंदगी को फिर से पटरी पर ला सकते हैं।
इस तरह पांचों बहू एक दूसरे से बात कर रही थी। कुछ देर बाद पांचों भाई एक मटके में ढेर सारा पानी लेकर आते हैं। अयान पायल को पानी पीने के लिए देता है। अरे वाह, ये पानी तो कितना मीठा है। बहुत दिन बाद मैंने ऐसा पानी पिया। पांचों बेटे पायल के साथ सभी को पानी पीने के लिए देते हैं और सभी पानी पीकर अपनी प्यास बुझाते हैं। ये पानी आप लोग कहाँ से लेकर आए हैं? ये पानी तो हम लोग नदी से लेकर आए हैं। हमें भी वहाँ ले चलिए। ठीक है, तो चलो हमारे साथ। पांचों बेटे अपनी पत्नियों और माँ पिताजी को लेकर नदी के किनारे आ जाते हैं। यहाँ तो कितनी ठंडी हवा चल रही है और यहाँ बिल्कुल गर्मी नहीं लग रही है। यहाँ कितना सुकून है। हाँ माँ जी, ये जगह तो बहुत सुंदर है। क्यों ना हम लोग अपना ससुराल यहीं बसा ले। ये क्या कह रही हो बहू तुम? ऐसा कैसे हो सकता है? हम लोग जुगाड़ से यहीं पर अपना आशियाना बसा सकते हैं। और वैसे भी देखिए ना माँ जी, यहाँ कितना सारा पानी है और यहाँ गर्मी भी नहीं लग रही। माँ जी, जंगल में इतनी लकड़ियाँ हैं, हम लोग उससे आराम से अपना घर बना सकते हैं। अंजलि बिल्कुल सही कह रही है। अब जब हमारे अपनों ने मुंह मोड़ लिया है तो हमें अपनी जुगाड़ से फिर से जिंदगी शुरू करनी होगी। हम लोग हार नहीं मान सकते हैं। राघव इतना कहता है कि तभी रानी एक जगह की तरफ इशारा करती है। सभी देखिए, नदी के बीच में एक टापू है। अगर यहाँ इतनी ठंडक है तो मुझे लगता है वो टापू इससे भी ज्यादा ठंडा होगा, क्योंकि वो नदी के बीचों बीच है। अगर हमें अपना घर बनाना है तो क्यों ना हम वहाँ अपना घर बनाए। लेकिन हम लोग वहाँ पहुँचेंगे कैसे? इसके लिए तो हमें नदी पार करनी होगी। आइडिया, क्यों ना हम लकड़ी की एक नाव बनाकर उस टापू में जाएं। हमने अपनी जरूरत के सामान में कुल्हाड़ी तो रखी ही थी। विराट जी, आप सभी जंगल से लकड़ी काट कर ले आइए। अच्छा ठीक है, चलो भाइयों लकड़ी काटने चलते हैं। विराट लकड़ी काटने के लिए अपने सभी भाइयों को लेकर चला जाता है और एक मजबूत पेड़ देखकर लकड़ी काटने लगता है। वहीं नदी के किनारे बैठी पायल कहती है, हमारे पति जो लकड़ी काटने गए हैं, लेकिन अगर हमें नाव बनानी है तो हमें लकड़ी को बांधना होगा। लकड़ियों को बांधने के लिए हम जंगली बेलों का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये बेल काफी मजबूत होते हैं तो हमारी नाव टिकाऊ बनेगी। ठीक है, तो आप लोग यहाँ माँ पिताजी के साथ बैठिए, मैं और नैना जाकर जंगली बेल तोड़ कर लाते हैं। कुछ देर बाद पांचों पति लकड़ी काट कर ले आते हैं। नैना और पायल भी जंगली बेल तोड़ कर ले आती है। फिर पांचों जुगाड़ू बहू मिलकर बेल की मदद से लकड़ी को बांधकर नाव तैयार करती हैं। हमारी नाव तैयार है, चलिए हम लोग नाव पर बैठकर टापू पर चलते हैं। पूरा परिवार बड़ी सी नाव में बैठ जाता है और पांचों पति चप्पू चलाकर नाव को टापू पर ले जाते हैं। अरे यहाँ तो कितनी ठंडी हवा चल रही है। सही कहा था बहू तुमने, हम लोग अब यहीं अपना घर बनाएंगे। अब तो शाम हो गई है, मुझे लगता है हमें घर बनाने का काम कल से शुरू करना चाहिए। पायल इतना कहती है कि तभी एक आवाज सुनाई देती है। ये आवाज कैसी है और ये कहाँ से आ रही है? ये आवाज मेरे पेट से आ रही है। मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है। भूख तो हम सभी को लगी है, क्यों ना हम लोग कुछ खा लें। पांचों बहू खाना बनाने के लिए काम पर लग जाती हैं। अंजलि और रानी आसपास घूमकर सूखी लकड़ियां इकट्ठा करती हैं और प्रीति और नैना 3 बड़े बड़े पत्थर लाकर एक जगह पर रखती हैं। पायल पत्थरों के बीच में लकड़ी डालकर आग जलाती है और अपने साथ लाए बर्तन में थोड़ा चावल दाल डालकर सभी के लिए खिचड़ी बनाती है और सभी को खिचड़ी खाने के लिए देती है। खिचड़ी खाकर तो मजा आ गया। सुबह से भूखे प्यासे हम लोग चल रहे थे, अब जाकर कहीं आराम मिला है। मुझे तो बहुत नींद आ रही है, मैं तो चला सोने। सुबह से लगातार चलते रहने की वजह से सभी थक गए थे, इसलिए सभी खिचड़ी खाने के बाद खुले आसमान के नीचे आराम से सो जाते हैं। लेकिन बहुओं को ऐसे खुले में नींद नहीं आ रही थी। पता नहीं अब हमारी जिंदगी में आगे क्या होने वाला है। हम लोग गांव से इस टापू में आ गए हैं। प्रीति, अगर हम 5 हैं ना तो हम लोग अपने जुगाड़ से जंगल में बिरयानी खा सकते हैं। वो रात में टापू में बैठकर तारों को देखते हुए बातें करती हैं। तभी राघव कहता है, इस खुले आसमान और सुकून भरी वातावरण में कम से कम हमें तो चैन से सोने दो और आप लोग भी सो जाओ। कल सुबह बहुत काम करना है। राघव भैया बिल्कुल सही कह रहे हैं, कल हमें घर बनाना है। अगर हम आज आराम नहीं करेंगे तो कल काम कैसे करेंगे। चलो हम सभी सो जाते हैं। हम लोग सोएंगे कैसे? अगर कोई जंगली जानवर आ गया तो? अरे चिंता मत करो, कोई जंगली जानवर नहीं आएगा। मैंने उसका इंतजाम कर दिया है। मैंने लकड़ी में कपड़ा बांधकर उसमें थोड़ा सा केरोसिन तेल डालकर जला दिया है। ये मशाल सुबह तक जलती रहेगी तो जानवर नहीं आएंगे। नैना का जुगाड़ देखकर पांचों बहू खुश हो जाती हैं और सभी सो जाते हैं। अगली सुबह रानी अपने हाथ में काफी सारा पालक लेकर आती है, जिसे देखकर, रानी ये पालक कहाँ से लेकर आ रही हो? ये पालक तो मुझे थोड़ी दूरी पर मिली है। मेरी नींद जल्दी खुल गई थी तो मैं टापू घूमने चली गई। जब मैं टापू में घूम रही थी तो मुझे एक जगह पर ढेर सारे पालक मिले। हमारे हाथ में तो खजाना लग गया है। क्या मतलब? मैं कुछ समझी नहीं। अरे प्रीति, इस टापू में पालक उगा है, इसका मतलब यहाँ की मिट्टी उपजाऊ है। हम चाहें तो बाद में यहाँ कुछ और सब्जी भी उगा सकते हैं। हाँ, ये बात तो आप सही कह रही हैं। हम लोग गांव से काफी दूर हैं,
गांव छोड़ देने से तो हमारी नौकरी भी चली गई है। हम पांचों भाई जीविका चलाने के लिए क्या करेंगे? आप परेशान क्यों होते हैं जी? हम लोग टापू पर हैं। अगर हम लोग अपना थोड़ा दिमाग चलाएं तो हम लोग आराम से अपनी जीविका चला सकते हैं। क्या हम लोग पालक बेचे? पालक बेचकर हम लोग कितना ही कमा लेंगे? नहीं जी, आपको पालक बेचने की जरूरत नहीं है। हम लोग नदी के किनारे हैं और नदी में तो ढेर सारी मछलियाँ होती हैं। क्यों ना आप लोग मछली पकड़कर उसे बाजार में जाकर बेचें। आइडिया तो बहुत अच्छा है, हम लोग ऐसा कर सकते हैं। पांचों भाई अपनी नाव लेकर मछली पकड़ने के लिए चले जाते हैं। वो लोग नदी के बीच में जाकर काफी सारी मछलियां पकड़ते हैं और फिर उन्हें बाजार में ले जाकर बेचते हैं। मछली ले लो, मछली ताजी ताजी बड़ी बड़ी मछली ले लो। इस तरह पांचों भाई मछली बेचने में लग जाते हैं। वहीं टापू पर 5 जुगाड़ू बहू अपने सास ससुर को दाल चावल और पालक खिलाती हैं। खाना खाने के बाद खाना पीना तो हो गया, अब मुझे लगता है कि हमें घर बनाना शुरू कर देना चाहिए, वरना आज भी हमें खुले आसमान के नीचे ही सोना पड़ेगा। अंजलि बिल्कुल सही कह रही है। मुझे लगता है कि हमें अभी से काम शुरू कर देना चाहिए। 5 जुगाड़ू बहू कुल्हाड़ी लेकर लकड़ी काटने के लिए चली जाती हैं। जंगल के थोड़ा अंदर जाकर पांचों बहू एक मजबूत पेड़ को काटने की कोशिश करती हैं। जोर लगा के हाय शा, दम लगा के हाय शा। थोड़ी बहुत लकड़ी काटने के बाद पांचों बहू काफी थक जाती हैं। उन्हें बहुत गर्मी लगती है और उनकी सांस फूलने लगती है। प्रीति थककर जमीन पर बैठ जाती है। मुझसे अब और नहीं हो रहा, मैं ये नहीं कर सकती। प्रीति ऐसे हार मत मानो, थोड़ा पानी पियो और फिर से काम शुरू करो। हमारा हौसला ही अभी हमारी सबसे बड़ी ताकत है। पायल की बात सुनकर बाकी की बहुओं में जोश आ जाता है। वो लकड़ी काट कर लाती हैं, फिर बेलों की मदद से उन्हें बांधकर दीवार का ढांचा देती हैं। घर की दीवार बनाने के बाद पांचों बहू लंबी लंबी घास को लेकर आती हैं और उसमें बेलों से बांधकर उसकी छत बनाती हैं। ये छत अभी ज्यादा टिकाऊ नहीं है। इस टापू पर कई सारे नारियल के पेड़ हैं, तो क्यों ना हम नारियल के पेड़ के पत्ते लाकर यहाँ लगा दे। इससे ये देखने में भी अच्छे लगेंगे और मजबूत भी हो जाएंगे। पांचों बहू को रानी का आइडिया बहुत अच्छा लगता है। फिर वो पांचों नारियल के पेड़ के पास जाकर नीचे गिरे हुए उसके पत्तों को उठाकर लाती हैं और उन्हें छत पर लगा देती हैं। अरे वाह, हमारा घर तो बनकर तैयार हो गया। अगर हम लोग अपना जुगाड़ जारी रखें तो हम लोग इस टापू में अच्छे से जिंदगी जी सकते हैं। घर बनाकर पांचों बहू काफी खुश थीं, लेकिन उनके ससुर जी काफी दुखी लग रहे थे। क्या बात है ससुर जी, आप बहुत दुखी लग रहे हैं। बहू, मुझे यहाँ अच्छा नहीं लग रहा है। यहाँ का वातावरण अच्छा है, लेकिन मुझे मेरे गांव के खेत की याद आ रही है। मैं दिन भर आराम करते करते परेशान हो गया हूँ। पिताजी, अगर ऐसी बात है तो इस टापू पर तो बहुत सारी जमीन है। आप यहाँ आराम से खेती कर सकते हैं। यहाँ की मिट्टी भी तो उपजाऊ है। पिताजी, हमारे पास चावल तो है, आप उसी से खेती शुरू कर दीजिए। धान की खेती तो वैसे भी नदी के पास वाली जगह में होती है ना। रमेश को अपनी बहुओं का सुझाव बहुत अच्छा लगता है और वो टापू पर अपनी बहुओं के जुगाड़ से बने हुए घर के बगल में ही धान की खेती करते हैं। अब पांचों बहुओं के पति जीविका चलाने के लिए मछलियां बेचते हैं और रमेश अपनी खेती करते हैं। कुछ दिनों तक खेत में काम करने पर उसमें फसल आ जाती है। ऐसे ही दिन गुजरते हैं और एक दिन, अरे बेटा, खेत में तो चावल बहुत अच्छे हुए हैं। एक काम करो, 1 बोरी चावल घर पर खाने के लिए रहने दो और 4 बोरी को बाजार में ले जाकर बेच दो। पांचों भाई रमेश की बात मानकर 4 बोरी चावल ले जाकर बाजार में बेचने के लिए जाते हैं। अरे भाई वाह, तुम्हारे चावल की क्वालिटी तो काफी अच्छी है। मैं तुम्हारे चावल के अच्छे पैसे दूंगा। तुम्हें जब भी चावल बेचना हो मेरे पास आकर चावल बेच देना। साहूकार पांचों भाइयों को चावल के बदले अच्छे पैसे देता है। पांचों भाई पैसे लेकर बाजार से घर के लिए थोड़ा सा राशन लेकर नाव में बैठकर वापस अपने टापू पर आ जाते हैं। पिताजी, साहूकार ने आपके चावल को काफी अच्छे दाम पर खरीदा है। इतना मुनाफा तो हमें गांव के खेत में उगाए चावल को बेचकर भी नहीं होता था। अगर ऐसी बात है तो मैं और अच्छे से खेती करूंगा। पिताजी, सिर्फ चावल ही क्यों, मैंने तो सुना है नदी के किनारे दाल की भी अच्छी खेती होती है। मुझे लगता है हमें दाल भी उगानी चाहिए। ठीक है बहू, हम लोग दाल भी उगाएंगे। और पिताजी, इस काम में हम लोग आपकी पूरी मदद करेंगे। अब पांचों बहू अपने ससुर के साथ टापू पर चावल के साथ दाल की खेती करने लगती हैं और वो पांचों हर दिन धूप में खेत में काम करती हैं। उनकी मेहनत की वजह से कुछ दिनों बाद उनके खेत में दाल भी उग जाती है। एक दिन सभी लोग अपने घर पर बैठे थे तब, मुझे माफ करना तुम लोग, मैंने तुम लोगों को काफी डांटा और गुस्सा किया, लेकिन तुम पांचों के जुगाड़ और समझदारी की वजह से आज हम लोग बिना पानी के लिए तरसे आराम से रह रहे हैं और अब हमारी जिंदगी पहले से भी ज्यादा अच्छी हो गई है। माँ जी, हमें बिल्कुल भी बुरा नहीं लगा। हमें पता है कि आपका गांव से कितना लगाव था और किसी भी प्यारी चीज को छोड़ने में दुख तो होता है। पायल की बात सुनकर मोहिनी के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है और वो पांचों बहू को गले लगा लेती हैं। ऐसे ही एक दिन प्रीति टापू में घूम रही थी कि तभी वो टापू की दूसरी तरफ चली जाती है। धूप में चलते चलते उसे प्यास लगने लगती है तो वो नदी के किनारे पास जाकर नदी से पानी पीने लगती है, लेकिन पानी पीते ही वो उसे थूक देती है।
छी, कितना नमकीन पानी है। ऐसा पानी तो समुद्र में होता है, कहीं हम लोग नदी और समुद्र के संगम पर तो नहीं है, इसीलिए शायद नदी के किनारे पर मीठा पानी और दूसरे किनारे पर खारा पानी आ रहा है। प्रीति ये सोचकर बहुत खुश हो जाती है और घर जाकर सभी को ये बात बताती है। प्रीति, तुमने सच में कमाल कर दिया। अब हम लोग मीठे पानी की तरह खारे पानी का भी अच्छे से इस्तेमाल कर पाएंगे। खारे पानी के वहाँ की मिट्टी रेतीली होती है, तो हम लोग वहाँ तरबूज और खरबूजे की खेती कर सकते हैं। यही नहीं, हम लोग सिर्फ जमीन पर नहीं बल्कि पानी में भी खेती करेंगे। मतलब हम लोग नदी के किनारे कमल के फूल उगाएंगे और खारे पानी के वहाँ समुद्री शैवाल उगाएंगे। नैना, अंजलि और प्रीति तीनों लकड़ी को बेल से बांधकर उसके नीचे समुद्री शैवाल उगाती हैं। फिर तीनों नदी के किनारे कमल के फूल उगाती हैं। वहीं पायल और रानी मिलकर अपने खेत में अलग से तरबूज और खरबूजा उगाती हैं। ऐसे दिन गुजरते हैं, उनके खेत में तरबूज खरबूज उग जाता है और बड़े बड़े कमल के फूल भी खिल जाते हैं। हमने समुद्री शैवाल उगा लिया है, कल आप लोग उसे शहर के बाजार में ले जाकर बेच दीजिए। मुझे यकीन है हमें बहुत अच्छा मुनाफा होगा। माँ जी, हमारे तरबूज और खरबूजे भी उग गए हैं, तो हम पांचों कल उन्हें बेचने के लिए जाएंगे। साथ में कमल के फूलों की माला बनाकर उसे भी बेचेंगे। ठीक है बच्चों, भगवान तुम्हें हर काम में सफलता दे। अगले दिन पांचों बहू के पति समुद्री शैवाल बेचने के लिए शहर चले जाते हैं। शहर के मछली बाजार में जाने पर उनकी मुलाकात एक बहुत बड़े समुद्री मछली के व्यापारी से होती है। पांचों भाई व्यापारी को अपनी समुद्री शैवाल दिखाते हैं। ये समुद्री शैवाल तो बहुत अच्छा है। ये तो खास संगम पर उगने वाला शैवाल है। मैं तो इसके लिए तुम लोगों को मुंह मांगा पैसा देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन तुम्हें मेरे साथ डील करनी पड़ेगी। पांचों भाई समुद्री मछली के व्यापारी से डील कर लेते हैं और बहुत ही महंगे दाम पर शैवाल बेचते हैं। भैया, हमारी जुगाड़ू पत्नियों की वजह से अब हम लोग अमीर हो जाएंगे। अच्छा हुआ जो हम लोग गांव छोड़कर नदी के किनारे आकर बस गए। एक तरफ पांचों भाई समुद्री शैवाल बेचकर खुश थे, तो वहीं गांव के बाजार में पांचों बहू का एक चटाई बिछाकर एक साइड में तरबूज और खरबूजा बेचती हैं, तो दूसरी तरफ नदी के किनारे उगने वाले सुंदर सुंदर फूल और कमल की माला बेचती हैं। ऐसे दिन गुजरते हैं। अब गर्मियों में पांचों जुगाड़ू बहू के ससुराल में सभी खुशी से रहने लगते हैं और खुशी से खेती करते हैं। एक दिन पांचों बहू खेत में काम कर रही थी कि तभी दो लोग उनके पास आते हैं। अरे बहन, क्या आपके पास खाने के लिए कुछ है? हमें बड़ी भूख लगी है। दोनों अजनबी आदमियों को भूखा देखकर पांचों बहू को उन पर दया आ जाती है और वो उन्हें अपने घर पर बिठाकर खाना खिलाती हैं। खाना खाने के बाद दोनों राहगीर चले जाते हैं। जैसे ये लोग नदी में मछली पकड़ते पकड़ते यहाँ आए हैं, वैसे दूसरे लोग भी तो आ सकते हैं। क्यों ना हम उनके लिए एक छोटा सा रेस्टोरेंट बनाएं, जहाँ वो आराम कर सके और उन्हें खाना भी मिले। आइडिया तो अच्छा है। हम लोग उन्हें अपने खेत में उगाए तरबूज खिला सकते हैं या अलग से खाना बनाकर भी खिला सकते हैं। अपना छोटा सा रेस्टोरेंट बनाने के लिए पांचों बहू जंगल से लकड़ियां काट कर लाती हैं और उन्हें खंबे की तरह 4 जगह पर गाड़ कर उनके ऊपर नारियल के पत्तों से छत बनाती हैं। उसमें कुर्सी टेबल लगा देती हैं। ये तो बड़ा सुंदर लग रहा है। अब लोग हमारे छोटे से टापू वाले रेस्टोरेंट में आराम से खाना खा पाएंगे। धीरे धीरे लोग पांचों जुगाड़ू बहू के रेस्टोरेंट में आकर खाना खाने लगते हैं। रानी उन्हें तरबूज काट कर देती है, अंजलि सभी को नारियल पानी पिलाती है और पायल सभी के लिए टेस्टी मछली चावल बनाती है और सभी को खिलाती है। सभी को खाना खाता पीता देखकर पांचों बहू अपने घर के सामने खड़ी होकर, जब हम लोग गांव छोड़कर निकले थे तो डरे हुए थे कि हमारा भविष्य कैसा होगा, लेकिन आज हमने अपने जुगाड़ से अपनी जिंदगी बदल दी है। हमने तो सोचा भी नहीं था कि हम इतने अमीर हो जाएंगे। पांचों जुगाड़ू बहू की आंखों में आंसू थे और पांचों एक दूसरे को गले लगाकर खुश होती हैं और नदी के किनारे अपने ससुराल में खुशी खुशी रहने लगती हैं।